नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे भारत इजराइल के मध्य प्रगाढ़ होते संबंध की। करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन है उससे रिलेटेड है। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। गम में ना रहें, उससे उबर के आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कहता है कि हाल ही में भारत व इजराइल के मध्य राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इन दोनों देशों के मध्य स्थापित संबंधों की चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है। देखिए, चर्चा करेंगे। पहला है कि भारत इजराइल संबंधों के कार्य क्षेत्र, जिसमें कि बात करेंगे राजनयिक संबंध के बारे में। तो कहता है भारत ने वर्ष 1950 में इजराइल को मान्यता दी, किंतु उसके साथ संबंधों को सामान्य करने में 4 दशक से अधिक का समय लग गया है। वर्ष 1992 में इजराइल और भारत ने क्रमशः नई दिल्ली और तेल अवीव में दूतावासों की स्थापना की थी। भारत ने जहां एक ओर फिलिस्तीन को ऐतिहासिक समर्थन तथा कच्चे तेल के लिए अरब देशों पर अधिक निर्भरता जैसे इजरायली विरोधी कदम उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए वर्ष 1992 में इसके साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए भी सहयोग समझौता किया। कहता है कि वर्ष 2000 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इजराइल यात्रा भारत की तरफ से जो यात्रा किया गया, ये पहला उच्च स्तरीय दौरा किया गया था। वर्ष 2000 में ही तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी आयोग का भी गठन किया था। कहता है कि वर्ष 2003 में एरियल शोरेन भारत की यात्रा करने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान रखिएगा, एरियल शेरोन। बात करें फिलिस्तीन इजराइल के साथ संबंधों का संतुलन, तो कहता है कि भारत ने गाजा में एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया, जो बाद में हमास, जिसने गाजा पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के विभाजन के पश्चात रामल्ला में स्थानांतरित हो गया। कहता है कि वर्ष 1975 में भारत ने PLO को दिल्ली में एक कार्यालय खोलने के लिए आमंत्रित किया तथा 5 वर्ष बाद इसे राजनयिक दर्जा दिया गया। वर्ष 1988 में जब PLO ने पूर्वी यरूशलेम में अपनी राजधानी के साथ फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की, तो भारत ने इसे तत्काल मान्यता प्रदान किया था। कहता है भारत ने आत्मनिर्णय के फिलिस्तीनी अधिकार का समर्थन किया और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसके नेता यासिर अराफात को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में समर्थन दिया था। वर्ष 2011 में भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को का पूर्ण सदस्य बनने के लिए मत दिया और 1 वर्ष पश्चात संयुक्त राष्ट्र सभा के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया। इसने फिलिस्तीन को मतदान के अधिकार के बिना संयुक्त राष्ट्र में गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य बनने में सक्षम बनाया था। बात करेंगे राजनयिक संबंधों में परिवर्तन की, तो देखिए क्या कहता है कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। वर्तमान सरकार ने पश्चिमी एशिया में अपना संबंधों को बढ़ावा देने हेतु हाइफेनेशन की नीति अपनाई है। इसके तहत भारत इजराइल तथा फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक रखता है। कहता है विगत वर्ष इजराइल फिलिस्तीन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने बयान देते हुए कहा कि इजराइल को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 2
राज्य समाधान टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। आगे कहता है कि 2015 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीनी ध्वज लगाने का भी समर्थन किया था। भारत की नीति में पहला बड़ा बदलाव वर्ष 2017 में महमूद अब्बास की यात्रा के दौरान आया, जब भारत ने एक बयान में एक फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में पूर्वी यरूशलेम के समर्थन की परंपरा को त्याग दिया। कहता है कि वर्ष 2017 में जब प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया तो अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के विपरीत उनकी यात्रा कार्यक्रम में रामल्ला शामिल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री ने रामल्ला की अलग से यात्रा की तथा एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का आह्वान भी किया था। कहता है भारत ने महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें ट्रंप प्रशासन द्वारा यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने का विरोध किया गया था। वर्ष 2021 की शुरुआत में जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के निर्णय के अधिकार पर, इजरायली बंदोबस्त नीति पर तथा गोलन हाइट्स में मानवाधिकार की स्थिति से संबंधित प्रस्तावों पर इजराइल के विरुद्ध मतदान किया, जबकि उसमें प्रस्ताव का समर्थन किया था जो पूर्वी यरूशलेम सहित फिलिस्तीनी में मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट की मांग करता था। कहता है यद्यपि अमेरिका द्वारा भारत सरकार पर इजराइल द्वारा निर्मित पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने नागरिकों की जासूसी का आरोप लगाया गया, तथापि 30 वर्षों के राजनयिक संबंधों के संबोधन में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने इस पर चर्चा नहीं की। बात करेंगे निवेश एवं व्यापारिक संबंधों की, तो कहता है कि वर्ष 1992 में भारत इजराइल राजनयिक संबंधों की शुरुआत के बाद द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुआ। यह वर्ष 1992 के $200 मिलियन से बढ़कर 2021 में $4.14 बिलियन तक पहुंच गया है। इस व्यापार में भुगतान संतुलन जो है ये भारत के पक्ष में है। आगे कहता है कि भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इजराइल सरकार के बढ़ते व्यापार प्रयास के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश बना हुआ है। कहता है सितंबर 2019 तक भारत का इजराइल में बाह्य प्रत्यक्ष निवेश लगभग $118.24 मिलियन था। भारतीय कंपनियां विलय एवं अधिग्रहण के माध्यम से इजराइल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। आगे कहता है कि वर्ष 2000 से अप्रैल 2021 तक भारत में इजराइल का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग $224.76 मिलियन था, जो मुख्यतः हाईटेक डोमेन तथा कृषि क्षेत्र से संबंधित था। आगे देखते हैं, बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या सहयोग रहा है। कहता है 10 मई 2006 को हस्तांतरित कृषि में सहयोग के लिए एक व्यापक कार्य योजना के तहत द्विपक्षीय परियोजनाओं को इजराइल के विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र माशाव तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास सहयोग के लिए केंद्र सिंडाको के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। दोनों पक्षों के बीच कृषि सहयोग को त्रिवर्षीय कार्य योजनाओं के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया जाता है। माशाव भारत में कई प्रयोगात्मक और प्रदर्शन परियोजनाओं के साथ सक्रिय है और पूसा में एक कृषि प्रदर्शन फॉर्म संचालित करता है। कहता है कृषि से संबंधित 5वें त्रिवार्षिक कार्यक्रम 2021-23 पर 24 मई 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य मौजूदा उत्कृष्टता केंद्र को विकसित करना, नई
COE स्थापित करना तथा COE की मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना तथा COE को आत्मनिर्भर मोड में लाना है। कहता है कि भारतीय अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से इजराइल के त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम एग्रीटेक में भाग लेते हैं, जो कि कृषि में इजराइल की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। बात करेंगे जल प्रौद्योगिकी की, तो कहता है इस क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सहयोग जो है नवंबर 2016 में हस्ताक्षरित किए गए जल संसाधन प्रबंधन और विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। कहता है भारत की कंपनी और आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से इजराइल में द्विवार्षिक कार्यक्रम जल प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण नियंत्रण WATEC का दौरा करते हैं, जो इजराइल की जल और ऊर्जा प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करता है। खेती से संबंधित जल संरक्षण एवं इसके बेहतर उपयोग हेतु इजराइल ने हाल के वर्षों में काफ़ी बेहतरीन कार्य किया है और इसी को फॉलो करते हुए भी भारत जो है यहाँ से ट्रेनिंग लेकर उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जो रिजल्ट हमें आज से 10 साल 20 साल पहले मिलते थे उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट हमें अब मिलने लगे हैं। कहता है वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत में जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभियान पर भारत के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा इजराइल के राष्ट्रीय अवसंरचना ऊर्जा व जल संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हुआ तथा भारत में राज्य जल उपयोगिता सुधार पर उत्तर प्रदेश जल निगम और इजराइल के राष्ट्रीय अवसंरचना ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्रालय के बीच जो है यह हस्ताक्षर हुआ है। आगे कहता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए इजराइल और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच सहयोग की योजना पर 2020 में जो है समझौता हुआ था। वर्ष 2019 में भारत के जल शक्ति मंत्री की पहली इजराइल यात्रा के साथ भारत इजराइल जल सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिला है। यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय ने भारत इजराइल की जल पर रणनीतिक साझेदारी में भी भाग लिया था। कहता है इजराइल की कंपनी IDE ने भारत में कई विलवनीकरण संयंत्र स्थापित किए हैं कि जल का उपयोग बेहतर कैसे बनाया जा सके, कम जल के उपयोग से बेहतर कैसे प्रदर्शन लिया जा सके। ये सब इजराइल की काफ़ी फेमस तकनीक है जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। कहता है रक्षा सहयोग की बात करें तो क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार कि इजराइल पिछले 5 वर्षों से भारत के शीर्ष 3 रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। वर्ष 2016-20 के दौरान भारत के आयात में रूस 49%, फ्रांस 18% के बाद इजराइल का 13% योगदान रहा है। कितना छोटा देश है लेकिन कितने बड़े बड़े कारनामे कर जाता है। दरअसल बात यह है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भले जो रही हो, लेकिन बात करें उनके शिक्षा बजट की, रक्षा बजट की, जिस पर कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जो बजट आवंटित होते हैं वो वाकई में उस कार्य में लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ इसका बहुत ही भयानक कमी हो जाता है। इस वजह से ये छोटे छोटे देश आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। खैर, कहता है पिछले कुछ वर्ष में भारत ने इजराइल की रक्षा सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे स्पाइडर, क्विक रिएक्शन एंटी क्राफ्ट मिसाइल, हेरॉन, बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हारोप ड्रोन और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम आदि को अपने सशस्त्र बल में शामिल किया है। वर्ष 2021 में इजराइल में आयोजित बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ब्लू फ्लैग में भी भारत ने भी भाग लिया था। कहता है द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह JWG की 15वीं बैठक में दोनों देशों ने परस्पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने हेतु अगले 10 वर्ष के लिए एक
विस्तृत रोड मैप बनाने के लिए टास्क फोर्स गठित करने पर भी सहमति जताई है। बात करेंगे नवाचार सहयोग की, तो क्या कहता है देख लीजिए कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारत इजराइल सहयोग की निगरानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति द्वारा की जाती है। कहता है 1993 में हस्ताक्षरित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के तहत जो है इसे स्थापित किया गया था। आगे कहता है कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान संयुक्त परियोजनाओं के लिए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष जो है ये स्थापित किया गया। यह समझौता ज्ञापन भारतीय और इजरायली उद्यमों को संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने 10 से अधिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिसमें कि तपेदिक का जल्द पता लगाने के लिए अपोलो जेब्रा मेडिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परियोजनाएं भी शामिल है। कहता है इजराइल के स्टार्टअप नेशन सेंट्रल और भारत के इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी ने सितंबर 2020 में नवाचार और तकनीकी सहयोग में तेजी लाने के लिए एक द्विपक्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय ने नवंबर 2021 में द्विपक्षीय नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें सांस्कृतिक संबंधों की, तो कहता है कि भारत तथा इजराइल के मध्य सांस्कृतिक संबंध 2 सहस्त्र शताब्दियों से भी अधिक पुराने हैं। भारत में सदियों से यहूदियों का आवागमन रहा है। उन्होंने अपने योगदान से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। भारत को इजराइल में एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच मार्च 2018 से एयर इंडिया की उड़ानें शुरू होने से पर्यटन और जनसंपर्क को काफ़ी बढ़ावा मिला है। वर्ष 2012 से इजराइल सरकार सभी क्षेत्र में भारतीय छात्रों को अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन छात्रवृत्ति तथा पोस्ट डॉक्टरेट छात्रवृत्ति जो है ये प्रदान कर रहा है। भारत सरकार भारतीय संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष इजराइल के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इजराइल में योग और आयुर्वेद काफ़ी लोकप्रिय है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इजराइल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आगे देखेंगे, कहता है कि सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तेल अवीव में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र नियमित रूप से कार्यक्रम जो है ये आयोजित करता है। आगे कहता है कि इजराइल में भारत मूल के लगभग जो हैं 85,000 यहूदी इजरायली पासपोर्ट धारक हैं। वर्ष 2013 में इजरायली दूतावास ने भारतीय यहूदियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करने की सुविधा भी प्रदान की थी। कहता है कि भारत सरकार का भारत को जानो कार्यक्रम इजराइल में रह रहे भारतीयों यहूदियों से संपर्क स्थापित करने में काफ़ी सफल रहा। निष्कर्ष की बात करें तो कहता है भारत इजराइल संबंध प्रारंभ से ही सौहार्दपूर्ण रहे हैं। फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इनमें कुछ गिरावटें देखी गई, किंतु वर्तमान में भारत की डी-हाइफेंशन नीति ने संबंधों में पुनः जो है तेजी ला दी है। भारत को अपने रणनीतिक हितों को देखते हुए अपनी विदेश नीति बनानी होगी ताकि पश्चिमी एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ ही अपने हितों को भी पूर्ति की जा सके भारत के द्वारा। तो ये था भारत इजराइल का संबंध। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कई सारे टॉपिक्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर की परिसीमन रिपोर्ट वगैरह वगैरह, तो सभी टॉपिक्स को एक एक करके देखते चलेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।